बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चों के पसीने छूटने लगते हैं। खास तौर से 10वीं की बोर्ड परीक्षा तो बच्चों को एक अलग लेवल के प्रेशर में डाल देती है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर 10वीं की बोर्ड परीक्षा ही ना हो तो। ये सच हो चुका है असम में अब 10वीं में पढ़ने वाले बच्चों को बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। इस बात की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की है। असम में बोर्ड परीक्षा सिर्फ 12वीं की होगी। आखिर क्या है ये फैसला, क्यों लिया गया, बच्चों की पढ़ाई का बोझ और एग्जाम का स्ट्रेस क्या इससे कम होगा, और क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो सकता है? इस पर बहुत खास मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन समझ लीजिए पहले कि दरअसल हुआ क्या है। देखिए, दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि अब 10वीं के बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के तहत अहम फैसला लिया गया है। इसके तहत अब अगले शैक्षणिक वर्ष यानी कि 2024 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 10वीं में कोई परीक्षा ही नहीं होगी। परीक्षा होगी, मैट्रिक परीक्षा यानी कि 10वीं की परीक्षा होगी, लेकिन इसका आयोजन सिर्फ स्कूल के स्तर पर किया जाएगा। यानी कि बोर्ड का जो हवा बना था अब तक, वो खत्म हो जाएगा। असम में इसके लिए जल्द ही एक नया एजुकेशन बोर्ड बनाया जाएगा। दरअसल वहां इंटर की परीक्षा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद, जो एक अलग बोर्ड है, उसकी ओर से होता है, और माध्यमिक स्तर की परीक्षा की जो दूसरी बोर्ड है वो माध्यमिक यानी कि 10th के एग्जाम को आयोजित करती थी। अब जल्द ही इन दोनों बोर्ड्स का विलय कर दिया जाएगा और एक बोर्ड हो जाएगा असम में। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी और इनका एक एग्जैजरेटेड हवा बनाया जाता था। हाँ, ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए फेल और पास की प्रणाली रहेगी। बोर्ड की परीक्षाएं केवल 12वीं के लिए आयोजित की जाएंगी और साथ ही पास परसेंटेज, परीक्षा पैटर्न ये भी ऐसा ही रहेगा। बस छात्रों की कॉपियों का जो मूल्यांकन होगा वो स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा। परीक्षा के लिए दूसरे सेंटर में जाना, कॉपियों का बाहर जाना, मार्क्स के लिए मारामारी, फिर रिजल्ट का एक अलग से हवा बनता था, फिर 10वीं के नंबर का एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता था। तो ये सब चिंताएं जो थी, उनको कम से कम असम में बच्चों को इस चिंता से मुक्ति मिल गई है। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जाने माने एजुकेशनिस्ट, वरिष्ठ शिक्षाविद अशोक पांडे जी हमारे साथ हैं। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। जी धन्यवाद। कैसा लगा सर ये फैसला आपको कि 10th की परीक्षाएं नहीं होंगी? अलग अलग इसमें रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन पहले आपका एनालिसिस सर। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपक जी कि ये असम सरकार ने इसमें आप ये कह लीजिए कि दे हैव टेकन द फर्स्ट लीड। बट ये एक ऐसी चीज है जिसकी अपेक्षा थी बहुत दिनों से और बहुत सारे राज्यों में इसे फॉलो किया जाएगा। तो इसमें कोई बहुत आश्चर्यजनक बात मेरे हिसाब से तो नहीं है। दूसरी चीज कि इस तरह के प्रयोग का देश में अनुभव है। लगभग 5 वर्षों तक 2010 से 2015 तक CBSE ने ये प्रयोग किया था। उस समय इसका नाम CCE कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम का नाम दिया गया था। तो ये प्रयोग भी कोई बहुत पुराना नहीं है। हाँ, ये इसका जो प्रकरण है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो अब चेंज हो गया है। तो आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बिल्कुल सही बात कही कि ये बोर्ड अब ये परीक्षा नहीं करेगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि इसका महत्व कम हो जाएगा, इसका कोई सिग्निफिकेंस में डाइल्यूशन होगा और ये परीक्षा ही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, मेरे यहाँ पे 2-3 सुझाव अवश्य हैं कि जब ये स्कूल बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, तो स्कूल्स की, टीचर्स की, अभिभावकों की, बच्चों की, उनकी ज़िम्मेदारियाँ काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। तो अब वो ज़िम्मेदारियाँ कहाँ-कहाँ बढ़ेंगी और हमारे पिछले अनुभवों से हमने क्या-क्या सीख ली है, इन सब चीज़ों का उसमें समावेश करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि जब वो 5 वर्ष का अनुभव हमने किया CCE के माध्यम से 2010 से 15 के बीच में, तो उसका जो एक मेजर क्रिटिसिज्म हुआ, जो कि वैलिड नहीं था, रिसर्च बेस्ड नहीं था, लेकिन एक परसेप्शन ज़रूर बना था कि इससे बच्चों के अंदर एकेडमिक रिगोर कम हो गया। जबकि वो बच्चे जब 12th में जाते थे और पहली बार और दूसरी बार बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो जो बच्चे 10th में बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आते थे, उनकी तुलना में उनके परफ़ॉर्मेंस में कोई गिरावट नहीं हुई थी। ये रिकॉर्ड की बात है।
तो एकेडमिक रिगर कम होना ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। मायने अब ये रखेगा कि हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये एक संभावना बन रही है और असम ने ये डिसीजन ले लिया है। हम्म। तो इसमें अब ये है कि हमारी पढ़ाई कैसे हो? हम वो हम्म। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे कैसे जाएँगे? सर हमारे इसमें असेसमेंट एक एक सर मेरा इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये था कि जी, जब एनईपी आया था तो उसके बाद एक एक वायरल जो है वो दावा सर्कुलेट किया गया था कि एनईपी में कहा गया है कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब खत्म। और बाकायदा पीआईबी ने सामने आके इसका खंडन किया था कि एनईपी में ऐसा कुछ नहीं है कि 10वीं की बोर्ड। तो इस प्रकार के भ्रामक मैसेजेस का प्रसार प्रसार ना करें। तो एक तो सरकार की एजेंसी ने इसका खंडन किया था। दूसरा जी, मैं जो पढ़ पा रहा हूं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, और इसका जो जी, पॉइंट नंबर 4.37 है, इसमें जी, कहा जी। गया है कि बोर्ड एग्जाम्स फॉर ग्रेड 10 एंड 12 विल बी येस, कंटिन्यूड। द येस, एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी रिफॉर्म्ड टू येस। एलिमिनेट द नीड ऑफ अंडरटेकिंग कोचिंग क्लासेस। तो शायद चिंता यह थी कि 10वीं और 12वीं का जो कोचिंग क्लासेस का हवा बनाया जाता है वो कम किया जाए। बोर्ड एग्जाम हटाने की बात संभवतः नहीं थी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। हाँ, तो देखिए इसमें 2-3 बातें हैं, मैं एक-एक करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, कि देखिए 11th और 12th में बोर्ड की बात तो की गई थी और वहीं से एक ये संकेत मिला था कि 10th क्लास में संभवतः बोर्ड के एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसको एक ओपन एंडेड ऑप्शन के रूप में छोड़ा गया था। और अब एक जो ओवरवेलमिंग व्यू आ रहा है राज्यों का, कि 10th क्लास के बोर्ड की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है और 11th और 12th में जब बच्चे जा रहे हैं तो उनकी परीक्षा हो, बोर्ड परीक्षा हो, स्कूल बेस्ड हो, लेकिन उसमें एक मूलभूत परिवर्तन हो। और मैं इसी बात पर अब आ रहा था कि हमारा अब जो सबसे बड़ा फोकस होगा, वो पेडागॉजी के ऊपर होगा और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तो आ ही रहा है, तो करिकुलम पे तो है ही, लेकिन अब वो पेडागॉजी क्या होगी और वो असेसमेंट क्या होगा? तो अभी तक जो हमारा ये समेटिव असेसमेंट एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट की बात थी, अब इससे हम अपने आप को दूर करना चाहते हैं और एक फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग ऑफ ईच चाइल्ड, और इसलिए अब आप ये समझिए कि वो पेपर और पेंसिल टेस्ट से आगे बढ़ करके हम किन-किन माध्यम से हर बच्चे को ये मौका दें कि वो अपने लर्निंग के क्या-क्या एविडेंसेस दे सकता है। इसके ऊपर अब एक जो नई प्रणाली हमारी बनकर आ रही है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही उसका नतीजा अभी कुछ ही महीनों में हमारे सामने आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत ये सारी बातें की गई। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर बिल्कुल रहा था ठीक। कि 10th क्लास में स्कूल बेस्ड असेसमेंट होगा। 8वीं तक तो होता ही है, उसे अब आप ये मान के चलें कि अब वो 10वीं तक एक्सटेंड कर दिया गया है। क्योंकि अभी जो नया करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है, यस सर। उसमें क्या-क्या करिकुलर एरियाज़ होंगे, करिकुलम का लोड कम करना है, यस सर। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी का हमें टाइम देना है। जी उसके सर, बीच में एक एक एग्ज़ामिनेशन का एक एक स्कूल हवा ऑफ नहीं थॉट, बनाना है। यस सर। सर एक स्कूल जी, ऑफ जी। थॉट ये भी कहता है कि जी, आप एक बच्चे के लिए आप उनके लिए मैदान को आप इतना आसान भी ना बना पाए कि वो अ, लड़ना सीख ही ना पाए, वो चैलेंजेस को लेने का उसको माहौल ही ना मिल पाए। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने उसको 10वीं का जो एक, हालांकि उसको स्ट्रेस से जोड़कर देखा जाता है, एंग्जाइटी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अगर प्रिपरेशन सही कराई जाए और उसका पैटर्न इजी बनाया जाए तो एक एक उसको लड़ने का एक अनुभव भी होगा। और जो 12वीं का जो अब बोर्ड एग्जाम है, जो शायद उसके लिए ज्यादा अब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो उसके लिए एक प्रिपरेशन भी उसकी हो जाएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चों के लिए, बच्चों को आप इतना भी आसान मत बनाइए चीजों को कि उनके लिए वो माहौल ही ना बन पाए कि लड़ना भी है और थोड़ा सा जूझना भी नहीं, है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो एक तो हम ये मैं रख दूँ शुरू में ही कि हम्म। जब बोर्ड की परीक्षा होती है तो वो स्ट्रेस पैदा कर देती है। हम्म। बोर्ड की परीक्षा ना हो तो एक वो बड़ा आसान फील्ड बन जाता है। तो अब हम्म। इन दोनों के बीच में हमें कोई ना कोई तो सामंजस्य बनाना पड़ेगा दीपक जी। और हम्म। जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ कि हमारे पास अनुभव है 5 वर्षों का। पूरे देश में ये प्रणाली लगाई गई थी और उसके बहुत सारे लेसन्स हैं हमारे पास। तो इसलिए ये कहीं भी ये नहीं प्रूव हुआ कि एकेडमिक रिगर कम हो गया, चैलेंज लेने की एबिलिटी कम हो गई,
12th क्लास में आकर के उसके ऊपर प्रेशर डबल या ट्रिपल हो गया, इस तरह का कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास। और बच्चों को जब वो हमारी असेसमेंट प्रणाली, पेडागोजी और करिकुलम तीनों एक रिफॉर्म्ड रूप में आएंगे एनईपी के अंतर्गत, तो इन सभी चीजों का उसमें ख्याल रखा जाएगा। और ये सारी चीजें आप देखेंगे कि कुछ ही समय में इनका कोई आधार नहीं बचेगा। ऑलराइट सर, मेरा एक और सवाल ये है सर कि अगर जी, आपने 10वीं का पड़ाव हटा दिया और जी, इसको आपने एलिमिनेट कर दिया, तो जो 12वीं में जो जो बार बार एनईपी कहता है कि आप हाई स्टेक एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम को हटाइए, अब ऐसा तो नहीं है कि 10वीं का भी हाई स्टेक एस्पेक्ट जो है वो 12वीं में आ जाएगा? बच्चा यकायक अब 12वीं में ये महसूस करेगा कि नहीं, अब तो मैं सिचुएशन बड़ी नहीं, मैं हाँ। तो ये कह ही रहा हूँ, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ पिछले कुछ मिनटों में, कि एक तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमने एलिमिनेट कर दिया, हमने इस स्टेक को समाप्त कर दिया, ऐसा हम्म। कुछ भी नहीं है। हम्म। आप क्या ये कह रहे हैं कि 8वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका कोई स्टेक नहीं होता है? उन्हें हम लाइफ में चैलेंजेस लेने को नहीं सिखाते हैं? हमें हम्म। उन्हें जीवन में लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हम उन्हें नहीं सिखा रहे हैं? तो हम्म। 12 और 13 वर्षों तक बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, तो तब तो उस हिसाब से 10वें में आकर के अचानक उसके साथ तो ये सारी प्रॉब्लम होनी चाहिए। हम उसी चीज को समाप्त करना चाहते हैं कि 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक ये बच्चा परीक्षा को एक वो हाई स्टेक, एक प्रेशर ना समझ के डेवलप करे अपने अंदर एक्सप्लोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इंक्वायरी और एक लव फॉर लर्निंग उसके अंदर पैदा हो। ये नई शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश है। यानी कि आप लव कह ऑफ रहे हैं कि जो लर्निंग। जो जी, जो प्राइमरीली जो कोर कैपेसिटीज हैं, जो कॉम्पिटेंसेस हैं यस, बच्चे की, उनको हम निखार कर उन सामने लेकर आए, एग्जैक्टली, ना कि वो एग्जैक्टली, कोचिंग और मेमोराइजेशन और उसके बाद वो हाई एब्सोल्युटली, हाई स्टेक वैल्यू ऐड करके। तो बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल बने जिसमें वो अपनी सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार एब्सोल्युटली, अपने फैसले ले सके। बिल्कुल, लेकिन सर मेरा फिर बिल्कुल, एक आपने बहुत जी अच्छी तरह आर्टिकुलेट किया आपने। जी सर, जी, अब मेरा आखिरी सवाल सर, एनईपी बार बार इस बात पे फोकस कर रहा है कि ये कोचिंग कल्चर को खत्म कीजिए, कम से कम स्कूल लेवल पे। अब जी, 12वीं के पास आके और खास तौर से यूनिवर्सिटीज के लिए जो एक एग्जाम आया है, उसमें जी, अभिभावकों का ये कहना है कि 12वीं का तो प्रेशर था, अब आपको हुँ, यूनिवर्सिटी के लिए भी अगर एक एग्जाम हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम, तो ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बाढ़ ना आ जाए, तो एक और कहीं तो ये कोचिंग का जो जो दर्द है सर, ये बिल्कुल, जो मर्ज है, ये कैसे जी, जाएगा? बिल्कुल, देखिए तो ये तो आपने एक ऐसी बात कही जिसमें कि मैं मेरे विचार बड़े स्पष्ट हैं इसमें, कि एनईपी में रिकॉग्नाइज भी किया गया है और मेंशन भी किया गया बहुत क्लियरली कि ऑल अटेम्प्ट्स विल बी मेड टू डू अवे विद द कल्चर ऑफ कोचिंग। तो ये एनईपी का ये एक संदेश है और हमारी शिक्षा व्यवस्था को, बोर्ड्स को, हायर एजुकेशन को, सबको इस तरह का प्रयास करना चाहिए। अब वास्तव में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है और मेरा पूरा उत्साह जो मैं अभी तक आपसे बातें कर रहा था, थोड़ा यहाँ आकर के हो जाता है कि हमने जो ये सीयूईटी को ले आए, उसकी वजह से कल्चर ऑफ कोचिंग को हमने अबेटमेंट कर दिया उसका, यस। अनविलिंगली, अनविटिंगली। हमारा कोई हम्म। इरादा नहीं था, क्योंकि सीयूईटी का भी अपना एक ध्येय है, उसका एक उद्देश्य है, उसके कुछ अपने फायदे हैं। इसलिए हम लोगों का एक सुझाव है अपने अनुभव के आधार पर, खास तौर से स्कूली शिक्षा जगत में अगर आप टीचर से, प्रिंसिपल से अगर आप बात करें, तो ओवरवेलमिंग व्यू ये आ रहा है कि आप सीयूईटी को तो रखें, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें से 12th क्लास के बोर्ड के परफॉर्मेंस को बिल्कुल आउट कर दें, ये ठीक नहीं। तो ओके। उसका नतीजा ये हो रहा है दीपक जी कि 10वें के बाद बच्चे डमी स्कूल्स में जा रहे हैं। 11th-12th की पढ़ाई को एक 2 वर्ष का उसका जो जीवन के सीखने का है, सोशलाइजेशन का है, कम्युनिकेशन का है, साथ काम करने का है, कम्युनिटी वर्क का है, ये सारी चीजों के मौके को वो खो के केवल कोचिंग कल्चर की तरफ जो रुझान है, एब्सोल्युटली सर, उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। एक आखिरी मैं चाहूंगा बिल्कुल संक्षेप में, असम से शुरुआत हुई है, आपको लग रहा है कि माहौल ऐसा है कि दूसरे राज्य भी अपनाएंगे? मुझे तो बिल्कुल कोई इसमें संदेह ही नहीं है हम्म। और मैं इसको अगर थोड़ा-सा दूसरे शब्दों में अगर मैं कह सकूँ तो उन राज्यों में सूरज सबसे पहले उगता है और इसका अर्थ अगर आप समझे तो मेरे ख्याल में पूर्वोत्तर वो में पूर्व जी हाँ। उसका पूर्व की तरफ से आएगा इधर अवश्य ही। जी हाँ। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर से सूर्योदय हुआ है और इसकी रोशनी
धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैलेगी, इसको आत्मसात जी हाँ। किया जाएगा इस कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच जी। सर, आपने वक्त थैंक यू। निकाला, थैंक बड़ी आसान भाषा में इस मुद्दे पर आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच सर।